गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? हेलो प्रवीण, एम आई ऑडिबल? मैं भी ठीक हूँ डियर। बस 2 मिनट हम वेट करेंगे, देखते हैं और कोई ज्वाइन करता है कि नहीं। ठीक है ना? दो मिनट वेट करेंगे बेटा, बस उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? हाँ तनु, एम आई ऑडिबल? चलो ठीक है फिर, बस 2 मिनट वेट करते हैं। स्टार्ट कर दे बेटा। स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास, ठीक है ना? तो हम पढ़ रहे थे बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। तनु बेटा, आपने लास्ट वाली क्लास मतलब कल वाली क्लास की नहीं, इसलिए आपने पढ़ा नहीं। लेकिन कल हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाए थे और ऑलमोस्ट हमने वो खत्म भी कर लिया। बस एक टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो हम कल नहीं बताए थे, आज बताएंगे। ठीक है ना? तो फिर से हम लिखते हैं यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के काफी सारे टाइप्स हमने कल बताए थे। आज एक और टाइप बताएंगे आपको, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है बेटा, साइटोलॉजिकल basis of sex determination. देखिए बेटा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं बार बॉडी। व्हाट इज अ बार बॉडी? क्योंकि ये जो साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, इट इज रिलेटेड विद दिस बार बॉडी। बताइए मुझे बेटा लोग, आपने बार बॉडी सुना है क्या? हाँ तनु, प्रवीण, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? नहीं। तनु बेटा, आपने सुना है बार बॉडी? नहीं ना? चलिए आपको बताते हैं। अगर हम इंटरफेजिक न्यूक्लियस देखें एक ह्यूमन फीमेल का, ध्यान से सुनिएगा। इंटरफेजिक न्यूक्लियस ऑफ
ह्यूमन फीमेल। अब आप बोलेंगे सर ये इंटरफेजिक न्यूक्लियस क्या होता है? हाँ, व्हाट इज इंटरफेजिक न्यूक्लियस? देखिए, जब हम एक सेल का डिवीजन पढ़ते हैं ना बेटा, सेल डिवीजन दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज होता है साइट कैरियोकाइनेसिस और दूसरा स्टेज होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बाद में साइटोकाइनेसिस। ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है कैरियोकाइनेसिस, वो भी सब स्टेजेस में कंप्लीट होता है। न्यूक्लियर डिवीजन का पहला सब स्टेज है इंटरफेज। तो मतलब इंटरफेजिक न्यूक्लियस का ये है कि सेल का कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हुआ है और सेल डिवीजन कौन से फेज में चल रहा है? इंटरफेज। इंटरफेजिक न्यूक्लियस मतलब सेल हैज just started cell has just started preparation for division। सेल ने डिवाइड होने के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, वो वाला फेज जिसमें एक सेल डिवाइड होने के लिए तैयारी करती है, कैरियोकाइनेसिस करने के लिए तैयारी करती है, वो वाले स्टेज को हम बोलते हैं इंटरफेज। और उस टाइम जो न्यूक्लियस का हालत होता है, स्टेट होता है, ऐसे वाले न्यूक्लियस को हम बोलेंगे इंटरफेजिक न्यूक्लियस। ह्यूमन फीमेल का कोई भी सेल ले लीजिए, ह्यूमन फीमेल का कोई भी सेल, अगर हम उस सेल को इंटरफेज स्टेज पे देखेंगे, अगर हम उस सेल के इंटरफेजिक न्यूक्लियस को देखेंगे, हमको पता चल जाएगा इस सेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम्स है, राइट? तो इंटरफेजिक न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स सेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं आपको बोलूं ह्यूमन फीमेल का क्रोमोसोम नंबर लिखिए, जीनोटाइप लिखिए, आप लिखेंगे ऐसे 22 होल 2, कितने हुए? 44 प्लस एक्स एक्स, ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। ये जो 44 है ना, ये ऑटोजोम्स है, बॉडी क्रोमोसोम्स, और एक्स क्या है? दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से हमको पता चलता है कि ये एक फीमेल है। तो जब भी हम एक फीमेल के सेल का न्यूक्लियस देखेंगे, जब वो न्यूक्लियस होगा इंटरफेज स्टेज में, उसमें बेटा 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब उस फीमेल का जीनोटाइप ऐसा होगा। इज इट क्लियर? आई मतलब दैट इज शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है? आई का मतलब है बेटा दैट इज। तो क्या हमने बताया कि जब भी हम एक ह्यूमन फीमेल के सेल को देखेंगे इंटरफेज स्टेज पे, उसके न्यूक्लियस में बेटा 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। इज इट क्लियर? अब देखिए, इन 2 एक्स क्रोमोसोम्स में से 1 एक्स क्रोमोसोम इज हेटेरोक्रोमैटिक। बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। 1 of the 2 X chromosomes, 1 of the 2 X chromosomes is heterochromatic, is heterochromatic। इनमें से एक एक्स क्रोमोसोम हेटेरोक्रोमैटिक होता है एंड अदर वन इज यूक्रोमैटिक।
ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन आई एम श्योर आपको पता नहीं होगा. एंड अदर वन इज यूक्रोमैटिक. बोलिए बेटा, हेटेरोक्रोमैटिक और यूक्रोमैटिक क्रोमोसोम के बारे में कुछ आइडिया है? हाँ या ना? अगर नहीं है तो मैं फिर बताऊंगा जल्दी जल्दी. मैंने कहा ह्यूमन फीमेल के सेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम हेटेरोक्रोमैटिक क्रोमोसोम होगा और दूसरा एक्स क्रोमोसोम यूक्रोमैटिक क्रोमोसोम होगा. आपको पता है क्या हेटेरोक्रोमैटिक और यूक्रोमैटिक क्रोमोसोम क्या होता है? हाँ, यूक्रोमैटिक का पता है तो बताओ प्रवीण, यूक्रोमैटिक क्रोमोसोम का मतलब क्या है? जल्दी बताओ. हाँ प्रवीण, अच्छा नहीं पता तो फिर काहे बोले पता है. ठीक है सुनो, जो हेटेरोक्रोमैटिक क्रोमोसोम होगा इसमें बेटा जीन्स कम होते हैं. जीन्स तुम बहुत चालाक हो. जीन्स लेसर इन नंबर. ठीक है, इसमें बहुत कम जीन्स होते हैं. प्लस अगर इसको स्टेन किया जाए किसी डाई से, इट बिकम्स डार्कली स्टेन्ड. इट बिकम्स डार्कली स्टेन्ड. लेकिन यूक्रोमैटिक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं. इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ जीन्स. एक मिनट में रिफ्रेश करता हूं, वॉइस नहीं आ रही है तुमको तो. हाँ अभी बताओ, वॉइस आ रही है मेरी? प्रवीण, तनु, हाँ बेटा, आवाज आ रही है ना? हाँ तनु बेटा, आपको आवाज आ रही है? हेलो तनु बेटा, एम आई ऑडिबल? तो क्या बोल रहा था मैं? ह्यूमन फीमेल के सेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे. उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम हेटेरोक्रोमैटिक होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम यूक्रोमैटिक होता है. तनु बेटा आवाज आ रही है ना? हेटेरोक्रोमैटिक क्रोमोसोम मतलब ऐसा क्रोमोसोम जिसमें जीन्स कम होंगे, लेसर नंबर ऑफ जीन्स. और जब उसको डाई से स्टेन किया जाएगा तो उसका डार्क कलर का स्टेन आ जाता है. लेकिन यूक्रोमैटिन में लार्ज नंबर ऑफ जीन्स होते हैं. एंड whenever it is stained by a dye, it attains a light stain. लाइट स्टेन. इसमें ज्यादा डार्क स्टेन नहीं होता. ठीक है जी. तो हेटेरोक्रोमैटिक क्रोमोसोम में बहुत कम जीन्स. दैट इज वाई बेटा हेटेरोक्रोमैटिक क्रोमोसोम को हम इनएक्टिव क्रोमोसोम भी बोलते हैं. क्या? इनएक्टिव क्रोमोसोम. क्यों बोलेंगे इनएक्टिव क्रोमोसोम? क्योंकि इसमें जीन्स बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल नंबर ऑफ जीन्स, है ना? यूक्रोमैटिक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं, लाइटली स्टेन्ड होता है एंड इट इज रिगार्डेड एज एन एक्टिव क्रोमोसोम. ठीक है जी, यहां तक क्लियर है ना? अब देखो, जो हेटेरोक्रोमैटिक क्रोमोसोम है, इसी हेटेरोक्रोमैटिक क्रोमोसोम को दो एक्स क्रोमोसोम में से जो हेटेरोक्रोमैटिक क्रोमोसोम है, लाइटली स्टैंड नहीं है, लाइटली स्टेन्ड, STAIND, स्टेन्ड. अरे स्टेनिंग नहीं पता तुमको? हम अगर किसी चीज को कलर मारते हैं ना तो कलर मारने को स्टेनिंग बोलते हैं.
जब किसी डाई से दोनों क्रोमोसोम्स को स्टेन करेंगे, दोनों एक्स हैं लेकिन दोनों एक्स में से एक हेटेरोक्रोमैटिक है, हेटेरोक्रोमैटिक में डार्क कलर आ जाएगा और यूक्रोमैटिक क्रोमोसोम में भी कलर आएगा लेकिन उतना डार्क नहीं आएगा, इसलिए मैंने लिखा लाइटली स्टेन्ड। ठीक है, अब सही है ना? ध्यान से सुनियो, ये जो हेटेरोक्रोमैटिक वाला एक्स क्रोमोसोम है, इसी हेटेरोक्रोमैटिक एक्स क्रोमोसोम को बोलते हैं बार बॉडी। क्या बोलते हैं? बार बॉडी। इज इट क्लियर? तो क्या मैंने कहा, फीमेल, ह्यूमन फीमेल के सेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उन दो एक्स क्रोमोसोम्स में से एक एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी होगी। कौन सा वाला एक्स क्रोमोसोम को हम बार बॉडी बोलेंगे? जिसमें जीन्स कम होते हैं, जो इनएक्टिव क्रोमोसोम होगा, जिसमें डार्क कलर आ जाएगा, राइट? और जो क्रोमोसोम एक्टिव क्रोमोसोम होगा, जिसमें बहुत सारे जीन्स होंगे, जिसमें लाइट कलर आएगा, दैट इज अ ट्रू क्रोमोसोम। तो दो एक्स क्रोमोसोम्स में से एक बार बॉडी, एक एक्स क्रोमोसोम। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो जल्दी से, जल्दी करो। हाँ तनु बेटा, स्क्रीनशॉट लिया आपने? तनु स्क्रीनशॉट ले लिया? हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं ह्यूमन फीमेल लिखूं तो हम ह्यूमन फीमेल का जीनोटाइप कैसे लिखते हैं बेटा जी? 44 प्लस XX। इसका मतलब इसमें से एक X क्या होगा? बार बॉडी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ह्यूमन फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक बार बॉडी होती है, राइट? तो ह्यूमन फीमेल हैज वन एक्स क्रोमोसोम in its cells and one bar body. अगर हम ह्यूमन मेल का केस लिखेंगे, मेल का जीनोटाइप आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे 44 प्लस XY। ठीक है, और मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम देख ही सकते हैं आप, 1 Y क्रोमोसोम एंड नो बार बॉडी। मेल में सेल्स में कोई बार बॉडी नहीं होती। एक और आप याद रखेंगे, जब भी आपको कोई बोलेगा कि एक सेल के अंदर अगर इतने एक्स क्रोमोसोम्स है तो बार बॉडीज कितने होंगे, आप बार बॉडी सिंपल से इक्वेशन से निकाल सकते हो। नंबर ऑफ बार बॉडीज is equal to number of X chromosomes minus 1। जितने भी X क्रोमोसोम होंगे उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो बार बॉडीज आएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर दो X क्रोमोसोम्स हैं
तो दो में से वन माइनस करेंगे तो वन निकलेगा, मतलब इसमें एक बार बॉडी होगी। यहां पर देखो एक एक्स क्रोमोसोम है, मतलब वन में से वन माइनस करेगा तो जीरो बार बॉडी। तो क्या याद रखा आपने, ह्यूमन मेल के सेल्स में कोई बार बॉडी नहीं, ह्यूमन फीमेल के सेल्स में एक बार बॉडी होती है। और बार बॉडी से ही हमको पता चलेगा वेदर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर अ ह्यूमन इज अ मेल और अ फीमेल। अगर सेल्स में बार बॉडी है तो ये फीमेल होगी, लेकिन अगर सेल्स में बार बॉडी नहीं है तो ये मेल होगा। ठीक है ना। सो हम लिखेंगे यहां पर प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी in human cells indicates femaleness and absence of bar body. Absence of bar body in human cells indicates maleness. बार बॉडी है तो फीमेल, बार बॉडी नहीं है तो मेल। ठीक है। अच्छा जी, अगर हमारे पास जीनोटाइप होगा ऐसे 44 प्लस X0, 44 प्लस X0, बेटा जी ये एक जेनेटिक डिजीज। अगर ऐसा जीनोटाइप होगा तो इस जेनेटिक डिजीज को हम बोलते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। पढ़ाऊंगा आपको टर्नर्स सिंड्रोम, एक क्रोमोसोमल डिजीज है जिसमें एक क्रोमोसोम एब्सेंट ही होता है, एक्स क्रोमोसोम इज टोटली एब्सेंट। अगर मैं आपको बोलूंगा यहां पर बार बॉडी निकालो तो आराम से निकल जाएगा। बार बॉडी कितना होगा इसके पास, बार बॉडी होगा इनके पास, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं, 1 है ना। और 1 में 1 माइनस करोगे तो यहां पर भी बार बॉडी 0 ही निकलेगा। लेकिन मेल में भी बार बॉडी 0 होता है। इसका मतलब अगर बार बॉडी 0 है तो वो या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल ही होगा, लेकिन उस फीमेल में कौन सा सिंड्रोम होगा, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। लेकिन अगर एक बार बॉडी है तो वो बार बॉडी इंडिकेट करेगी फिलहाल तो फीमेलनेस। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर मैं आपको जीनोटाइप ये वाला बता दूं 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ये भी एक जेनेटिक डिजीज है। इस जेनेटिक डिजीज को हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइन, पढ़ाऊंगा मैं ये जब टाइम आएगा तो। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिजीज है, ये इंसान में होती है, मेल्स में। यहां पर अगर बार बॉडी निकालने को बोले तो बार बॉडी बेटा कितना होगा, आप देखिए इसमें एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2, और 2 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर बार बॉडी एक, इफ देयर इज वन बार बॉडी, तो ये 1 बार बॉडी वाला इंडिविजुअल या तो मेल हो सकता है या तो मेल हो सकता है। लेकिन अगर मेल है तब इसमें क्या होगा, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। नहीं, सारा कैरेक्टर फीमेल का नहीं होता, पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अगर 0 बार बॉडी है, 0 बार बॉडी, तब भी 2 केसेस हो सकते हैं बेटा। 0 बार बॉडी है तो या तो ये मेल होगा, नॉर्मल मेल, लेकिन अगर ये फीमेल हुआ तो उस फीमेल में होगा कौन सा सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम।
ठीक है। अच्छा, अब तुम क्या बोल रहे हो प्रवीण, बार बॉडी का फंक्शन क्या है ह्यूमन फीमेल में? मैं तो यही बता रहा हूं भाई, हम पढ़ रहे हैं साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर बार बॉडी है सेल के अंदर तो इसका मतलब ये या तो फीमेल होगी, या अगर वो मेल हुआ तो उस मेल में एबनॉर्मेलिटी होगी। कौन सी एबनॉर्मेलिटी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर बार बॉडी जीरो है ही नहीं, तो या तो ये नॉर्मल मेल होगा, लेकिन अगर ये फीमेल हुआ तब इसमें क्या होगा? एबनॉर्मेलिटी। दैट एबनॉर्मेलिटी इज टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है जी। तो बार बॉडी का तुम बार बार फंक्शन पूछ रहे हो, फंक्शन तो पहले ही बता चुका हूं। बार बॉडी से ही हम मालूम कर सकते हैं वेदर एन इंडिविजुअल विल बी अ मेल और अ फीमेल। यही तो है सेक्स डिटर्मिनेशन का मकसद, कि हम अर्ली स्टेज पे बता पाए कि एक ऑफस्प्रिंग, एक इंडिविजुअल मेल बनेगा या फीमेल। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। अगर डाउट है तो पूछ लो, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तनु को इस बार आवाज सुनाई दे रही है ना? ग्रेट बेटा। प्रवीण कुमार स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो बेटा जल्दी। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है म्यूटेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे नीट में क्वेश्चंस पूछते हैं। म्यूटेशन तो क्या है? म्यूटेशन पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। सडन, अचानक, हाँ, हेरिटेबल, सडन heritable change in the genetic material. Sudden heritable change in the genetic material of an organism is called mutation. अब आप ही बताइए बेटा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम में नहीं होता वो। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम्स में होता है। मैंने कहा ना, टाइम आने पर वो पढ़ा दूंगा। अब इसको उसके साथ मिक्स करोगे तो मैं वही जाऊंगा, फिर मेन चीज रहेगी, है ना? उसके बारे में मत पूछो अभी, हमको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्रेडुचैट सिंड्रोम, पैट्यू सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, सारे बताऊंगा, लेकिन वक्त आने पर। फिलहाल इसके ऊपर ध्यान दे दो। तो मैंने बोला म्यूटेशंस होते हैं सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। तो मैंने पूछा था जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? तनु ने जवाब दिया डीएनए और आरएनए। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में जेनेटिक मटेरियल बेटा डीएनए होता है। आप ये बोल सकते हो 99.99% लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। कुछ ऑर्गेनिज्म्स में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और वो कुछ ऑर्गेनिज्म्स वायरसेस है। और आपको मैं ये भी बता दूं, वायरसेस लिविंग नहीं होते। वायरसेस लिविंग तब बनते हैं जब वो किसी होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं। जैसे एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है ना? कोरोना वायरस है, उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है, राइट? लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी है। ठीक है,
तो क्या बोल रहे हैं हम, जब जेनेटिक मटेरियल में अचानक से कोई चेंज हो जाए, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, डीएनए के अंदर बेटा जीन्स होते हैं, इसका मतलब जब जीन्स के अंदर अचानक से कोई चेंज हो जाए, और ऐसी चेंज जो एक सेल से दूसरी सेल में इनहेरिट हो जाए, इनहेरिट मतलब ट्रांसफर हो जाए, हेरिटेबल चेंजेस उन्हीं को बोलते हैं। ऐसी चेंजेस जो जीन्स के अंदर होंगी, अचानक से किसी वजह से अचानक से जीन्स में कोई चेंज हुई और फिर वो चेंजेस एक सेल से डॉटर सेल की तरफ ट्रांसफर हो गई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, ऐसी सडन चेंजेस को हम म्यूटेशंस बोलते हैं, राइट। थोड़ा सा मैं इस म्यूटेशन के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूं। म्यूटेशन वर्ड वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम था ह्यूगो डिवेरिस, ह्यूगो डिवेरिस। पहली बार वर्ड म्यूटेशन इन्होंने ही यूज किया, राइट। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, फैक्चुअल पॉइंट्स हैं ये, हालांकि इन फैक्चुअल पॉइंट्स के पीछे भी लंबी कहानी होती है, लेकिन हमको यहां वो कहानी नहीं बतानी, बस फैक्चुअल पॉइंट्स बताने। द वर्ड म्यूटेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूगो डिवेरिस। ह्यूगो डिवेरिस ने एक प्लांट के ऊपर रिसर्च की थी, प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उस प्लांट का नाम था ओनोथेरिया लेमार्कियाना। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते करते ही कॉइन्ड द वर्ड म्यूटेशन, ठीक है ना। ह्यूगो डिवेरिस ने बोला कि म्यूटेशंस की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आते हैं। क्या बोला, म्यूटेशंस कॉज वेरिएशंस in living organisms. वेरिएशंस मतलब चेंजेस, जब जीन में चेंज होगा तो वेरिएशन तो आएगा ही ना, बिकॉज जीन्स कंट्रोल आर कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स में वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। ये वेरिएशंस बच्चे दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशंस, कंटिन्यूअस वेरिएशंस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। So, according to Hugo de Varies, mutations bring about variations in the living organisms. Variations can be of two types: continuous variations and discontinuous variations. Continuous variations ऐसे वाले variations हैं जो अगर पेरेंट में कोई चेंज आया, उस पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, ऑफस्प्रिंग में भी वो चेंज दिखाई देगा। वो ऑफस्प्रिंग्स जब बड़े होंगे, उनके जब बच्चे आएंगे, उनके जब ऑफस्प्रिंग्स आएंगे तो उनमें भी वो चेंजेस आएंगी, फिर उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी वो चेंजेस आएंगी। मतलब ऐसे वेरिएशंस जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट होते जाएंगे। वेरिएशंस दैट इनहेरिट, इनहेरिट समझते हो ना, बार बार मैं बोलता हूं, ये इनहेरिट का मतलब है ट्रांसफर। वेरिएशंस दैट इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन to the next continuously, हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाएंगे। लेकिन बेटा जी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ऐसा नहीं करते। मान लीजिए किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन की वजह से कोई वेरिएशन आ गया, हो सकता है इसके ऑफस्प्रिंग्स में वो वेरिएशन आए ही ना, या अगर ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन आ गया तो उन ऑफस्प्रिंग्स के नेक्स्ट जनरेशन वाले ऑफस्प्रिंग्स में वो वेरिएशन आ ही नहीं सकता। ऐसे वेरिएशंस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आएंगे, फिर दूसरी से तीसरी में नहीं आ सकते, तीसरी से चौथी में नहीं आ सकते, ऐसे वेरिएशंस को हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक। Variations that are not inherited
एवरी टाइम, जो हमेशा इनहेरिट नहीं होते, these variations are known as discontinuous variations. मतलब discontinuous variation suddenly अचानक से किसी जनरेशन में आ सकते हैं, they occur suddenly. In any generation. ठीक है, बाद में जब साइंस में एडवांसमेंट हुई, रिसर्च हुआ, तो पता चला म्यूटेशंस, ऊपर हमने लिखा सडन, तो पता चला म्यूटेशन से सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेरिएशंस आती हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस. कंटिन्यूअस वेरिएशंस आर नॉट ब्रॉट अबाउट बाय म्यूटेशंस. कंटिन्यूअस वेरिएशंस बेटा सेल डिवीजन, मियोसिस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती है, क्योंकि मियोसिस में जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है. 11th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं. हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो फिर दिक्कत है. ठीक है, तो कंटिन्यूअस वेरिएशन मैंने क्या कहा, किस वजह से आते हैं, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन की वजह से, जो मियोसिस में होते हैं. एंड मियोसिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन discontinuous variation always occur by mutations. Mutation का मतलब ही है discontinuous variation. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा. अगर कोई डाउट है तो बताइए. ओके, बाकी बहुत सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है म्यूटेशंस के पीछे, वो आप किसी भी किताब से देख लो, मिल जाएगा. हम मेन मुद्दे पे आते हैं. ठीक है, म्यूटेशंस की टाइप्स, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है. तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, लंबा टॉपिक जरूर है ये, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस. म्यूटेशंस बेटा दो टाइप्स के होते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस एंड जीन म्यूटेशंस. chromosomal mutations and gene mutations, right? chromosomal mutations and gene mutations. सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में. जीन म्यूटेशंस उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वन, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस. क्रोमोसोमल म्यूटेशंस मतलब ऐसी म्यूटेशंस जो क्रोमोसोम्स में होंगी, जिनको हम स्टडी करेंगे एट द लेवल ऑफ क्रोमोसोम्स. मतलब मैं समझाता हूं, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस कैन ऑकर बाय चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. They can also occur by change in chromosome number. Change in chromosome number. क्रोमोसोमल म्यूटेशंस दो तरीके से हो सकती है, या तो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर या तो चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. तो पहले हम डिस्कशन करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो होती हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. ठीक है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने वाली है. ठीक है ना जी.
चलिए, chromosomal mutations which occur by change in chromosome number, change in chromosome structure, they are also known as chromosomal aberrations. Chromosomal aberrations. क्रोमोसोमल एबरेशंस बोलते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोमल एबरेशंस बेटा फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले डिलीशन। डिलीशन मतलब डिलीट होना, लॉस ऑफ अ पार्ट ऑफ, लॉस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, लॉस ऑफ a segment of chromosome, loss of a segment of chromosome। जब एक क्रोमोसोम का छोटा सा सेगमेंट टूट कर लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसे क्रोमोसोमल एबरेशन को हम डिलीशन बोलेंगे, ठीक है। लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज डिलीशन। डिलीशंस फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एक terminal deletions, terminal deletion, and second one intercalary deletion, intercalary deletion। आपको हम सिंपल से ड्राइंग से समझा देंगे। मान लीजिए बेटा ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर है। होमोलॉगस समझते हो ना, जब भी हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्रोमोसोम्स विल बी इन पेयर्स, ठीक है। ये रहा दूसरा पार्टनर इस होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अभी आप देखोगे ये एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। लगभग ये लगभग क्या, ये 100% एक जैसे होंगे। एक जैसे मतलब इधर देखिए, आपको मैं बताऊंगा एक जैसे मतलब क्या होते हैं। अगर इसमें मैं नंबरिंग करूं A B C D E F G H, तो डेफिनेटली इसमें भी यही होगा A B C D E F G H। हाँ, क्रोमोसोम पे ऐसे नंबरिंग नहीं की होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये नंबरिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो टर्मिनल डिलीशन मुझे समझाना है, ध्यान से देखिएगा। टर्मिनल डिलीशन का मतलब अगर इन दोनों में से किसी एक क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट कट गया, टिप वाला हिस्सा कट गया, मान लीजिए ये वाले क्रोमोसोम का टिप ये लॉस हो गया, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, कुछ इस तरह का सीन देखने को मिलेगा। बस आधा मिनट भी नहीं लगेगा मुझे ड्रॉ करने में। क्या नंबरिंग मारी थी मैंने, नीचे वाला क्रोमोसोम तो सेम ही है, A B C D E F G H, ऊपर वाले में यहां पर H G F E D C और B, और A वाला जो फ्रैगमेंट था बेटा ये कट के लॉस हो चुका है। अब आप खुद ही देख सकते हो, इसमें से होमोलॉगस पेयर में से एक क्रोमोसोम छोटा लगने लगा ना, छोटा लगने लगा। हाँ, लेकिन बेटा याद रखने वाली बात यह है कि टर्मिनल डिलीशन को का पता आपको तब चलेगा, आपको तब मालूम पड़ेगा कि इस सेल के क्रोमोसोम नंबर
10 में या क्रोमोसोम नंबर 12 में या क्रोमोसोम नंबर फलानी में टर्मिनल डिलीशन हुई है, जब ये क्रोमोसोम्स बेटा पेयर्ड कंडीशन में होंगे। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Whenever the chromosomes are in paired condition, जब ये होमोलॉगस पेयर वाले कंडीशन में होंगे, क्योंकि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्ड कंडीशन में नहीं रहते। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पेयर्ड कंडीशन में तभी आते हैं जब वो क्रोमोसोम्स कहां पर होते हैं, स्पिंडल फाइबर पे होते हैं। और आपको पता होगा, पता होना चाहिए, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तब जब सेल का डिवीजन होना होता है, चाहे सेल का माइटोटिक डिवीजन हो या मियोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन दोनों में एक स्टेज आता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं मेटाफेज स्टेज। और मेटाफेज स्टेज में ये क्रोमोसोम्स, या मियोसिस में तो प्रोफेज स्टेज में ही क्रोमोसोम्स ना पेयर्ड कंडीशन में आ जाते हैं। जब भी ये टर्मिनल डिलीशन वाला क्रोमोसोम्स अपने पार्टनर के साथ पेयर बनाएगा, तब हमको पता चलेगा कि इसका टर्मिनल डिलीशन हुआ है। क्योंकि क्रोमोसोम पे ABCD तो लिखा नहीं है, कैसे पता चलेगा? ये हमको तभी पता चलेगा इसका डिलीशन हुआ है जब ये अपने पार्टनर के साथ पेयर बनाएगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि इसका पार्टनर क्रोमोसोम ये वाला जो है, ये नॉर्मल है, इसका लेंथ ना बेटा नॉर्मल है, और कटा हुआ क्रोमोसोम बिल्कुल इससे छोटा होगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे दोनों का लेंथ, हमको पता चलेगा भाई इसका लेंथ तो इससे छोटा है, इसका मतलब इस वाले क्रोमोसोम में टर्मिनल डिलीशन हुआ। इज इट ओके? हाँ, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, टर्मिनल डिलीशन वाला एग्जांपल। याद रखिएगा बेटा, कैसे किसी तरीके से भी कट सकता है म्यूटेशन। मैंने कहा ना सडन, अचानक। अचानक का मतलब क्या है? कोई भी चीज हो सकती है। ये हार्मफुल रेडिएशन से कट सकता है, किसी केमिकल से कट सकता है, अंदर ही मान लो बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कोई ऐसा केमिकल पैदा हो गया, कहीं से आ गया, उस केमिकल से कट सकता है, किसी चीज से भी कट सकता है। सडन फिर किसको बोले, ये हम आगे पढ़ेंगे ना, व्हाट आर द एजेंट्स विच कॉज म्यूटेशन। फिलहाल तुमको याद रखना है कि कोई भी चीज हो सकती है जिससे क्रोमोसोम का सेगमेंट कट सकता है, ठीक है। और जब भी कटेगा तब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होगा, और एम्ब्रियोनिक स्टेज इज द मोस्ट डेलिकेट स्टेज, राइट। तो क्या मैंने कहा, एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक डिजीज आती है ह्यूमंस में, एक सिंड्रोम, उस सिंड्रोम को बेटा बोलते हैं क्री डू चैट सिंड्रोम। CRI, क्री डू चैट, क्री डू चैट सिंड्रोम। क्री डू चैट सिंड्रोम में बेटा जी क्या होता है, जो ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 5 है, क्रोमोसोम नंबर 5 का टर्मिनल डिलीशन हो जाता है। यहां लिखने वाला हूं मैं, टर्मिनल डिलीशन ऑफ 5th क्रोमोसोम। हम में तो 23 पेयर्स है ना, जो 5th क्रोमोसोम होगा उसमें टर्मिनल डिलीशन अगर हो गया तो बंदे में एक सिंड्रोम हो जाती है। द सिंड्रोम इज नोन एज क्री डू चैट सिंड्रोम। आपको मैं बता दूं, जिस बच्चे में क्री डू चैट सिंड्रोम होगा, वो जब रोएगा ना, वो बिल्ली के जैसा रोता है। इसको बोलते ही हैं कैट क्राई सिंड्रोम। कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली जब चीखती है तो आवाज कैसे आती है, बिल्कुल जब भी वो तेज बोलेगा, चीखेगा, उसकी आवाज बिल्ली की जैसी लगेगी। और कुछ बिल्ली के जैसे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होते हैं, ठीक है ना। कैट क्राई सिंड्रोम बोलो या क्री डू चैट सिंड्रोम बोलो, एक ही बात है। It occurs due to the terminal deletion of 5th chromosome. क्लियर है ना? हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ प्रवीण कुमार, टेक अ स्क्रीनशॉट
यार एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क इशू है थोड़ा। कहां से रिपीट करना है? अरे कुछ नहीं है भाई, डिलीशन मैंने कहा, डिलीशन का मतलब है लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट। डिलीशन दो टाइप का होता है, टर्मिनल, इंटर कैलोरी डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन तुम यहाँ पर बोर्ड पे देख ही सकते हो, ऐसा डिलीशन जब क्रोमोसोम का टिप कट जाएगा। अगर क्रोमोसोम का टिप कट गया तो उसको टर्मिनल डिलीशन बोलते हैं, मैंने समझाया है डायग्राम से। टर्मिनल डिलीशन हमको पता तब चलेगा जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर बनाएंगे, जब उनको कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा कि एक क्रोमोसोम का डिलीशन हुआ है। एग्जाम्पल में मैंने दिया है क्रेडू चैट सिंड्रोम। क्रेडू चैट सिंड्रोम इंसानों में होती है, मोस्टली इन किड्स, छोटे बच्चों में, एंड इट ऑकर्स ड्यू टू द डिलीशन ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम, टर्मिनल डिलीशन ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। क्रेडू चैट सिंड्रोम का एक सिम्टम ये है, एक निशानी ये है कि जिस बच्चे को ये होता है वो बच्चा बिल्ली की जैसे आवाज करता है, मतलब बिल्ली की जैसे म्याऊं म्याऊं नहीं करेगा, रोने पर उसकी आवाज ना एकदम बिल्ली की जैसी लगती है, बहुत तेज। ठीक है, तो ले लो अभी स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी करो। हाँ जी, सिर्फ फिफ्थ क्रोमोसोम, तभी तो मैंने नंबर लेके लिख लिख दिया ना। टर्मिनल डिलीशन के बाद बेटा हम लिखेंगे इंटर कैलोरी डिलीशन। डिलीशन का दूसरा पार्ट, दूसरा टाइप, इंटर कैलोरी डिलीशन। इंटर कैलोरी डिलीशन, ये भी हम एक सिंपल से ड्राइंग से ही एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मान लो अगेन ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका होमोलॉगस पार्टनर। अगर क्रोमोसोम सेगमेंट कट गया, लॉस हो गया, लेकिन टिप पे नहीं, फिर कहां? बीच में। चलो हम इसका नंबरिंग फिर से करते हैं, ए बी सी डी ई। ये देखो, मान लो ये वाले क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट कट गया, ये देखो, तो रिजल्ट क्या आएगा? द रिजल्ट विल बी लाइक दिस। एफ जी एच आई। एफ जी एच आई, ए सी डी ई। डीई गया, बचा ए बी सी। देख रहे हो तुम? अगेन ये वाला डिलीशन तब पता चलेगा जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नजदीक आके पेयर बनाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है, दोनों टर्मिनल डिलीशन और इंटरकैलोरी डिलीशन में क्रोमोसोम का सेगमेंट कट चुका है, लेकिन फर्क ये है कि पहले वाले केस में सेगमेंट जो कटा था वो टिप पे कटा था, और दूसरे वाले केस में सेगमेंट कटा है कहां पर? बीच में। दिस टाइप ऑफ डिलीशन इज नोन एज इंटरकैलोरी डिलीशन। ठीक है ना? तो हमने आपको क्रोमोसोमल म्यूटेशंस या क्रोमोसोमल एबरेशंस समझाना है। उसमें पहला क्रोमोसोमल एबरेशन मैंने आपको डिलीशन बता दिया। डिलीशन दो टाइप का होता है, टर्मिनल डिलीशन एंड इंटर कैलोरी डिलीशन। अब देखो दूसरा, सेकंड टाइप ऑफ
chromosomal aberration is inversion. डिलीशन के बाद लिखेंगे हम इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन में क्रोमोसोम से सेगमेंट ब्रेक होगा और वही सेगमेंट फिर रिवर्स डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। Breakage of chromosome segment and its reunion on the same chromosome in reverse direction. Breakage of chromosome segment. Breakage of chromosome segment and its reunion. वापस जुड़ेगा ये on the same chromosome. On the same chromosome, but in reverse order. But in reverse order. फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिखाएंगे हम, ये अगर एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, चलिए इस क्रोमोसोम पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा क्रोमोसोम, किस क्रोमोसोम की बात कर रहे हो? क्या पूछा तुमने सर? ऐसा क्रोमोसोम पेयर सभी सेल में होगा क्या, या कोई खास सेल में? कौन सा क्रोमोसोम? अरे भाई हम डिलीशन की बात कर रहे हैं। डिलीशन एक म्यूटेशन है। म्यूटेशन सब में थोड़ी होता है, सब में थोड़ी होगा। म्यूटेशन सडन होता है किसी किसी में। म्यूटेशन का रेट बेटा बहुत कम होता है। अगर सब में म्यूटेशन होने लगे तो सब लंगड़े लूले एमे पैदा होंगे। भाई हम डिजीज की बात कर रहे हैं, डिजीज थोड़ी सब में होता है। अब मैंने कहा डिलीशन ऑफ 5th क्रोमोसोम में टर्मिनल डिलीशन होगा, तो ये किसी पर्टिकुलर एक चाइल्ड में होगा ना, सारे बच्चों में थोड़ी होगा। ऑब्वियसली अगर देखो, मैंने कहा टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन मतलब 5th क्रोमोसोम का टिप कटेगा, तो उस बच्चे के सारे सेल्स में 5th क्रोमोसोम का टिप कटेगा। एक सेल में नहीं, सारे सेल्स में, क्योंकि हर सेल में 5th क्रोमोसोम होगा। समझ गए? अच्छा जी, तो देख लो ये क्रोमोसोम हमने यहां पर बनाया, ठीक। हमको दिखाना है क्या? इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब मान लो ये वाला सेगमेंट कट गया, ध्यान से सुनना, इस क्रोमोसोम का ये वाला सेगमेंट ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद यही सेगमेंट ना उल्टा डायरेक्शन में रीज्वाइन हो गया। तो उल्टा डायरेक्शन में आएगा तो नंबरिंग का क्या होगा? 1 2 3। ये कुछ इस तरह रिवर्स हो जाएगा। 3 के बाद आएगा 7, फिर 6 5 4, फिर आएगा 8 एंड 9। ठीक है ना? तो पहले किस डायरेक्शन में था और बाद में रिवर्स डायरेक्शन में आके जुड़ गया। इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, अब देखो इन्वर्जन के फॉलोइंग टाइप्स है। पहला टाइप पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। दूसरा टाइप पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, पहले ये दोनों बताते हैं, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। देखते जाओ। ध्यान से देखना।
अगेन हम क्रोमोसोम ड्रॉ करेंगे। ये रहा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा जिसके साथ क्रोमोसोम के दो आर्म्स जुड़े होते हैं ना बेटा, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। वेरी गुड तनु, सेंट्रोमेयर। अब हमने क्या बोलना है? पैरासेंट्रिक। ऐसा इन्वर्जन जिसमें सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व ही नहीं होगा। सेंट्रोमेयर वाला पार्ट कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। मतलब अगर मैं यहां पर नंबरिंग कर दूं ABC DEF, है ना, तो इन्वर्जन सिर्फ इस पार्ट में होगा। मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। तो सीन कुछ ऐसा होगा। यहां पर DEF तो है ही है, AB के बदले हम लिखेंगे BA एंड C। ठीक है, हो गया ना। तो यहां पर इन्वर्जन हुआ लेकिन एक्सक्लूडिंग सेंट्रोमेरिक पार्ट। तो इन्वर्जन अगर एक आर्म में होगा या दोनों आर्म्स में होगा, इस वाले आर्म में भी होगा, इस वाले आर्म में भी होगा, लेकिन सेंट्रोमेयर इंक्लूड नहीं होगा, ऐसे वाले इन्वर्जन को हम बोलेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। एंड पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन का देखिए ड्राइंग, ये रहा क्रोमोसोम। पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन इज दैट टाइप ऑफ इन्वर्जन जिसमें सेंट्रोमेरिक पार्ट भी इंक्लूड होगा। ABCDEF। तो मान लो ये वाला पार्ट ब्रेक हो गया। एक मिनट बेटा, अब म्यूट कर रहा हूं, मैं आवाज बंद कर रहा हूं। हाँ जी बेटा, तो ये देखिए बीच वाला पार्ट कटा, सेंट्रोमेयर भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। ऐसे वाले इन्वर्जन को हम पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन बोलेंगे। फिर यही रिवर्स डायरेक्शन में जुड़ेगा तो सीन कुछ ऐसा होगा। मतलब इन्वर्जन में क्रोमोसोम का लेंथ शॉर्ट नहीं होगा, क्रोमोसोम सेम लेंथ के रहेंगे। बस क्रोमोसोम के ऊपर जो अंदर DNA होता है, जीन्स होते हैं, उनका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ए, फिर BCD नहीं आएगा, ए के बाद हम लिखेंगे डी, डी के बाद लिखेंगे बी, फिर सी, हाँ, फिर सॉरी ए डी, रुकिए यहां लिखता हूं, ए के बाद हम लिखेंगे डी, फिर सी, फिर ई, एक मिनट, डी सी बी ई एंड एफ। ठीक है, तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ऐसा इन्वर्जन which occurs with the inclusion of centromeric part of the chromosome. And pericentric inversion is that type of inversion which occurs with the inclusion of, with the, sorry, paracentric occurs with the exclusion of centromeric part of the chromosome. And pericentric inversion occurs with the inclusion of centromeric part of the chromosome. ठीक है, इसमें अगर डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। हाँ, प्रवीण कुमार। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तीसरा टाइप है बेटा इन्वर्जन का। थर्ड टाइप ऑफ इन्वर्जन इज नोन एज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ये भी इन्वर्जन का ही टाइप है, ध्यान से सुनिए। डुप्लीकेशन देखिए बेटा, मान लीजिए ये रहा हमारे पास क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम में इन्वर्जन होने वाला है। चलिए अगेन हम नंबरिंग लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब इन्वर्जन में होगा क्या कि कोई पार्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हम इस वाले पार्ट को चूज करते हैं, ई एफ जी वाले पार्ट, ये 2 बार आ जाएगा। इस पार्ट का हो गया डबलिंग, पूरे क्रोमोसोम का डबलिंग नहीं होगा, केवल इस पार्ट का डबलिंग होगा। तो सीन कुछ ऐसा बनेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर दोबारा ई एफ जी एच आएगा, ई एफ जी एच। क्या समझे? अब बताओ इस क्रोमोसोम का लेंथ इसके होमोलॉग से लंबा होगा कि नहीं, इसके पार्टनर से लंबा होगा कि नहीं? यस होगा। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस हम पढ़ रहे हैं, या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो होते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन क्रोमोसोम शेप। उसमें हमने आपको एक तो बता दिया डिलीशन और दूसरा बता दिया इन्वर्जन। तीसरा भी है बेटा, थर्ड टाइप इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, डिलीशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, एंड नेक्स्ट वन इज ट्रांसलोकेशन। आप प्रवीण कुमार गौरव क्या बोल रहे हो? इससे क्या इफेक्ट होगा इस बच्चे में? कौन से बच्चे में? तुम अभी भी उसी बच्चे पे अटके हुए हो जिसमें मैंने कहा था 5th क्रोमोसोम में डिलीशन होता है। हाँ डेफिनेटली यार, इससे भी इफेक्ट होगा ना। हाँ, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिस इंसान के किसी क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन होगा, किसी पार्ट में डुप्लीकेशन होगा, तुम देख ही रहे हो, अगर इस पार्ट में डुप्लीकेशन हुआ मतलब इसके अंदर जो डीएनए होगा इस पार्ट के अंदर, उस डीएनए में जीन्स आएंगे 2-2 बार, जीन्स आएंगे डबल डबल, और डेफिनेटली वो डबल डबल जीन्स एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट करेंगे। वैसे तो कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल नहीं है, जैसे मैंने वहां कहा था क्रेडुचैट सिंड्रोम, लेकिन कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी जरूर होगा। ठीक है, चलो भाई, ट्रांसलोकेशन। ध्यान से देखना, ये हमने यहां पर एक क्रोमोसोम ड्रॉ किया, इसके बगल में इसका पार्टनर जिसको हम होमोलॉग बोलेंगे, ये रहा बेटा इसका पार्टनर। पेयर्ड कंडीशन में क्रोमोसोम है, ये एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर इस पे ए बी
सी डी ई एफ, तो इस पे भी चलिए कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ होगा। अब ये ना बोलना सर अगर यहाँ पर स्मॉल है तो यहाँ पर कैपिटल ए क्यों? मैं तुमको बता चुका हूं मेंडल के हिसाब से हर जीन के 2 अलील्स हो सकते हैं। तो अगर ये एक जीन है, इस जीन के 2 अलील्स हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए, ये दोनों अलील्स अगर एक साथ आ गए तो कंडीशन हेटेरोजाइगस, अगर दोनों स्मॉल है तो होमोजाइगस, अगर 2 कैपिटल है तो होमोजाइगस। ठीक है ना? ये एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि इतना वाला पार्ट इस क्रोमोसोम का कट गया, दोनों में से एक का एक पार्ट कट गया, ठीक है? और कटने के बाद क्या हुआ, ये किसी और क्रोमोसोम के ऊपर जाके बैठ गया, लाइक दिस। ये रहा इसके पास ए बी सी डी ई एंड एफ। अब इसमें ये पार्ट कट ही चुका है तो बचा क्या? बचा इसके पास सी डी ई एंड एफ, ई एंड एफ, ठीक है? ये वाला पार्ट कट के किसी दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जाके बैठ गया जो इसका होमोलॉग नहीं। देखिए बेटा, ये दूसरा होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ये भी एक होमोलॉगस पेयर है। ये भी एक होमोलॉगस पेयर है। अब इसका जो सेगमेंट कटा ये जाके बेटा जी इसके पास आ गया, तो सीन कुछ ऐसा होगा। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें कुछ आ गया है। एक्स्ट्रा इसमें क्या आया? ए बी। क्या समझे? तो मतलब जो ये वाला क्रोमोसोम है, इस वाले क्रोमोसोम में बेटा डिलीशन हुआ, सेगमेंट कट गया, वो सेगमेंट लॉस नहीं हुआ, वो जाके एक नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब इसके पार्टनर के पास नहीं बैठा, किसी दूसरे होमोलॉगस पेयर के क्रोमोसोम के पास जाके बैठा। यही है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक होमोलॉगस पेयर वाले एक क्रोमोसोम का सेगमेंट कटा, वो जाके किसी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के मेंबर के पास अटैच हो गया। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? कोई टेंशन नहीं है ना? आप देखो, ये वाला जो ट्रांसलोकेशन है बेटा, इस ट्रांसलोकेशन को हम सिंपल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। सिंपल ट्रांसलोकेशन। क्लास खत्म है नहीं? सिंपल ट्रांसलोकेशन है, ठीक है ना? मतलब इसका एक और टाइप भी है, दैट टाइप इज नोन एज
इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन या शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। मतलब देखिए क्या करेंगे हम, सेम मैं डायग्राम बनाऊंगा। चलिए दूसरे कलर यूज करते हैं, ब्लू वाले कलर। तो ये मान लीजिए बेटा, ये हमारे पास क्रोमोसोम है ए बी सी डी ई, ये इसका होमोलॉगस पार्टनर है ए बी सी डी ई। यहां पर दूसरा होमोलॉगस पेयर है, चलिए मानते हैं दूसरा होमोलॉगस पेयर यहां पर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, इस क्रोमोसोम का ये पार्ट कट गया और इस क्रोमोसोम का ये पार्ट कट गया, ये इसके पास आ गया और ये इसके पास आ गया। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास जो मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, ए बी सी डी ई। इसका ए बी कट चुका है, तो यहां तक सी डी ई। हाँ, ये देखिए पी एंड क्यू, है ना। और दूसरा भी मिलेगा पी क्यू आर एस, आर एस, ए बी। ऐसे वाले ट्रांसलोकेशन को बेटा जी हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोले। क्या? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल मतलब दोनों का डिलीशन हुआ, दोनों के ऊपर एडिशन हुआ दूसरे दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम का। ठीक है, ठीक है ना। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। हाँ तनु, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो होते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस बिकॉज ऑफ चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। हाँ बिल्कुल, बहुत सही तनु बेटा। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस due to change in chromosome number। chromosomal mutations due to change in chromosome number। It is of two types. First, change in the number of sets of the chromosomes. Change in the number of whole chromosome sets. Whole
क्रोमोसोम सेट्स, पूरे का पूरा क्रोमोसोम सेट में ही चेंज हो गया। और दूसरा चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर इन अ सेट। इन दो सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, पूरे के पूरे सेट ही चेंज हो गए या किसी एक सेट में एक आध क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया। बस आ रहा हूं, चेंज इन द नंबर ऑफ होल क्रोमोसोम सेट्स वाला जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, इसको बेटा हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। पूरे का पूरा क्रोमोसोम सेट ही बदल गया, कम हो गया या डिलीट हो गया, डिलीट हो गया या ऐड हो गया। और अगर एक सेट के अंदर 2 क्रोमोसोम 3 क्रोमोसोम ऐड हो गए या डिलीट हो गए, इस वाले केस को हम बोलेंगे बेटा एन्यूप्लॉइडी। जैसा कि तनु ने बोला, उन्होंने पढ़ा हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो ये आज हो नहीं पाएगा बेटा, इसको हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे याद दिलाइएगा अगली क्लास में सर ये पढ़ना है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू। आप क्लास छोड़ सकते हो, क्लास छोड़ सकते हो।